हेलो एवरीवन, मैं अंकित एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो। दोस्तों, आज है 18 दिसंबर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो देखते समय आपको मन में कोई सवाल आता है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो बिना किसी एजिटेशन के पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। जो भी कैंडिडेट विधान परिषद की तैयारी करना चाहता है, हमारे इस वीडियो से जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए मैं एक सूचना लेकर के आया हूं कि मंडे से आपके विधान परिषद का जो भी पोस्ट हैं उनमें से जो भी सिलेबस है उनका, उसी के अकॉर्डिंग आपकी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। तो इस बार फिर से जो भी कैंडिडेट पिछली भर्ती में रह गए हैं, इस बार फिर से अच्छी से तैयारी करनी है और अपना इस बार क्या है, स्थान, अपनी जॉब सिक्योर करनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? यानी कि अभी हाल ही में कुछ दिनों में इसरो द्वारा किस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका नाम है CMS-01। क्या नाम है? CMS-01। ऑप्शन ए आपका सही होगा। यह एक संचार उपग्रह होगा। कौन सा? कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा, जिसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। यानी कि कहां से लॉन्च किया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, यानी कि किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो PSLV रॉकेट की द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसकी यह 52वीं उड़ान होगी। यानी कि PSLV रॉकेट, अभी हम रॉकेट के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी दे देंगे, जिससे कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि आखिरकार रॉकेट जो होते हैं वो आखिरकार क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है। हाँ, तो जो PSLV टाइप रॉकेट है उसकी है 50 सेकेंड उड़ान होगी और राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का यह स्वदेश से 77वां लॉन्च मिशन होगा। जी हाँ, यानी कि अपनी धरती से यह 77वां लॉन्च मिशन होगा। अब तक हम लोगों ने कितने 76 सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है। तो इस समय इसरो के प्रमुख कौन है? के सिवन है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे थोड़ा सा इंडिया के रॉकेट के बारे में, लॉन्च व्हीकल के बारे में। ठीक है ना। तो आपके मुख्यतः 4 रॉकेट अभी तक विकसित किए गए हैं। ठीक है ना। कौन कौन से हैं? एक तो आपका सबसे पहले डेवलप किया गया था SLV। ठीक है। SLV इसका पूरा नाम है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सेकंड नंबर पर आता है ASLV। जी हाँ, SLV में एक ए और जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप क्या आता है? PSLV। ये क्या है? ये है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और लास्ट में आता है आपका सबसे उन्नत किस्म का, जी हाँ, कौन सा सबसे उन्नत किस्म का? GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो आपका GSLV रॉकेट है, ये सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। जी हाँ, इसमें आपका ये क्रायोजेनिक, कौन सा? क्रायोजेनिक टाइप का रॉकेट है। यानी कि इसमें जो ईंधन यूज किया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है ईंधन के लिए, जिसका क्या है, बहुत ही कम तापमान पर इसको रखना पड़ता है। तो क्रायोजेनिक इंजन का मेन मतलब ये होता है कि अत्यंत कम तापमान पर काम करने वाले इंजन को क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। मैंने आपको चारों टाइप बता दी। आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। हाँ, अच्छा, एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आता है, याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ कि रॉकेट और मिसाइल में आपका एक बेसिक सा अंतर होता है। रॉकेट और मिसाइल में, ठीक है ना। हाँ, रॉकेट को हम सीधा छोड़ते हैं अंतरिक्ष में भेजने के लिए, और मिसाइल को हम कैसे छोड़ते हैं? 45 डिग्री के एंगल पर हम इसको लॉन्च करते हैं किसी भी मिसाइल को। अब मान लीजिए रॉकेट अगर आप 45 डिग्री पर एंगल पर मोड़ देते हैं तो क्या होगा? रॉकेट को आप जैसे ही 45 डिग्री पर एंगल पर मोड़ेंगे तो ये आपका बदल जाएगी किसमें? मिसाइल में। यही एक बेसिक सा अंतर होता है। बाकी और भी अंतर होते हैं, लेकिन एक ये बेसिक सा अंतर होता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। काफी इनफ जानकारी हो गई आपके क्वेश्चन एक से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में घोषित G7 का अगला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जहां पर आपका यह शिखर सम्मेलन G7 आयोजित किया जाएगा, उसी देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है कि आइए, अब आप हमारे यहाँ आइए और G7 सम्मेलन में शामिल हो।
ठीक है, तो कहां पर आयोजित किया जाएगा? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को न्योता दिया है, आमंत्रित किया है सम्मेलन में शामिल होने के लिए। बात हो रही है G7 की, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, हाँ, तो G7 क्या है आपका? G7 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं आपके? कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है, ब्रिटेन आता है, जापान आता है और अमेरिका आता है। ये आपके 7 देश है। लेकिन जब आप इसका 1975 में जब पहली बैठक हुई, तब आपके सिर्फ 6 देश थे। 6 देश थे, बाद में कनाडा और शामिल हो गया, तो ये ग्रुप आपका G7 ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ 7 इसको कहा जाता है। ठीक है, बोरिस जॉनसन से एक बात और निकल के आती है। क्या निकल के आती है? जो आप हमने कल के वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि जो आपका अगला, आपका या हमारा जो अगला 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस होगा, उसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो उसके मुख्य अतिथि होंगे बोरिस जॉनसन। ठीक है ना, है ना? वीडियो मजेदार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो एनडीबी के साथ, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, एनडीबी क्या है? जैसे मैं बताया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको हम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो ब्रिक्स कंट्री हैं, इन्होंने ही मिल करके इसका निर्माण किया है। ब्रिक्स में क्या आता है? कौन कौन सी कंट्री आती है? ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इन 5 देशों ने मिलकर के ये इस बैंक का निर्माण किया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जिसका हेडक्वार्टर है संघाई, चाइना में। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? जुलाई 2014 में इसको साइन किया गया और 2015 से इसको लागू कर दिया गया। ठीक है। हाँ, तो ये जो समझौता हुआ कितना हुआ? $1 बिलियन का ये समझौता हुआ। इससे क्या फायदा होगा? तो जो कोविड-19 में महामारी का जो दौर था, उस पे जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, उसको कम करने के लिए ये सहयोग करेगा और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार को सक्षम किया जाएगा इसके द्वारा, इस धनराशि के द्वारा। ठीक है ना? हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के हमारी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको काफी जानकारी मिल गई होगी इससे। ठीक है, लेते हैं चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का निधन हो गया? तो ये ऑलराउंडर थे ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन ही आप सही होगा। ये 76 वर्ष के थे जब इनका निधन हुआ। 76 ईयर्स के थे ये जब इनका निधन हुआ। और आप सभी जानते हैं कि अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्या हो रही है? सीरीज चल रही है। ओडीआई सीरीज हो चुकी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत लिया 2-1 से। उसके बाद T20 सीरीज हुई, उसको इंडिया ने जीत लिया 2-1 से। अब आपकी टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। ठीक है, पहला टेस्ट मैच आपका कल से शुरू हो चुका है। चलिए लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है आपका ये सूचकांक। ठीक है ना? तो मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? यानी कि भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 131वीं। सी ऑप्शन आपका सही होगा। ये जो सूचकांक है, ये जो इंडेक्स है, इसको लॉन्च किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल की तुलना में भारत इस बार 2 स्थान नीचे खिसक गया है, फिसल गया है, रैंकिंग में गिरावट आई है। चलिए भैया, हमारी रैंकिंग खराब हो गई तो हम थोड़ा पड़ोसियों की रैंकिंग जान लेते हैं, जिससे क्या हमें थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए। गिरावट तो आई है, लेकिन हमारा होता है ना नेचर कि हमारा प्रदर्शन खराब है, तो चलिए हम बगल वाले का देखते हैं, उसका और खराब होगा तो क्या है, हमें थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी। चलिए पड़ोसियों की बात कर लेते हैं। तो पड़ोसियों में जो अच्छी थोड़ी सी रैंकिंग है वो भूटान की है 129। उसके बाद बांग्लादेश 133, नेपाल 144 तथा पाकिस्तान 154। ये जो सूचकांक है, इसमें टोटल 189 कंट्रीज को शामिल किया गया था। फर्स्ट कंट्री है आपका नॉर्वे, सेकंड है आयरलैंड और तीसरी है स्विट्जरलैंड। और भारत की रैंक क्या है? मैंने बता दिया, 131वीं भारत की रैंक है। ठीक है, इस पर जो ये जो सूचकांक है, इसको किस आधार पर बनाया जाता है? ठीक है ना? तो इस पर क्या है, किसी देश के जीवन स्तर को मापा जाता है,
शिक्षा को मापा जाता है और प्रति व्यक्ति आय को मापा जाता है, तब इस सूचकांक को तैयार किया जाता है। यानी कि इसके 3 मानक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मानक हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपकी किस मानकों पर तैयार की जाती है। तो जीवन स्तर को मापा जाता है, शिक्षा को मापा जाता है और प्रति व्यक्ति आय को मापा जाता है। ठीक है, जानकारी पसंद आ रही है, मजेदार लग रहा है वीडियो, तो लाइक और शेयर करते रहना है। ठीक है ना, चलिए लेते हैं आगे छठा क्वेश्चन नेक्स्ट। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को मुद्रा में हेरफेर यानी कि करेंसी मैनिपुलेटर्स करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया? तो ऐसा किया है भारत के साथ, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी कि मुद्रा में हेर फेर करने की वजह से निगरानी सूची में डाल दिया, यानी कि अब इस पर नजर रखा जाएगा विशेष तौर पर। इसके अलावा कुछ और देशों को भी अमेरिका ने इस सूची में डाल दिया है। कौन कौन से देश हैं? चीन है, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देश इस सूची में शामिल हैं। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बिडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, और इन दोनों लोगों को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 भी घोषित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच बंद रेल लिंक को कितने साल बाद खोला गया है? जी हाँ, इसको विजय दिवस के 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर इसको फिर से खोल दिया गया है। यानी कि ये कितने सालों से बंद है? 55 सालों से। अब 55 सालों के बाद इसको खोल दिया गया है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद विजय दिवस मनाया जाता है और आपका जो बांग्लादेश है उसका वास्तविक रूप सामने आया। ठीक है ना? हाँ, और कल के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे बांग्लादेश के बारे में। चलिए ठीक है, अगर आपको याद है तो आप फटाफट करके बता दीजिए कि बांग्लादेश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन इस वीडियो का। हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है? किसे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इनका नाम है शशि शेखर वेम्पति। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये वर्तमान में प्रसार भारती के सीईओ हैं। किसके? प्रसार भारती के वर्तमान में सीईओ हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में, और इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। बढ़ते हैं आगे वीडियो में 9वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन हटा दिया है? जी हाँ, किस समिति पर लगा हुआ बैन हटा दिया है? तो ये समिति है आपकी भारतीय पैरालंपिक समिति। ऑप्शन डी आपका सही है। क्यों लगाया गया था? तो खेल मंत्रालय ने पिछले साल खराब संचालन के कारण इस पर बैन लगा दिया था। और जो इसके अध्यक्ष थे, किसके? भारतीय पैरालंपिक समिति के राव इंद्रजीत, इनको भी हटा दिया गया था खराब संचालन की वजह से, और इस पर अब बैन हटा लिया गया है। तो इससे क्वेश्चन निकल के आता है कि वर्तमान में आपके खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में आपके खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। बढ़ते हैं वीडियो में लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन आपको आंसर देखते ही वीडियो बंद नहीं करना है क्योंकि आगे भी आपके लोगों के लिए कुछ है। क्या है? पहले इस 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश का यान चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? तो किस देश का यान है? चीन का यान है। कौन सा नाम है, मतलब क्या नाम है इस यान का? तो चांग E5 यान इसका नाम है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नमूने लेकर आए इससे क्या होगा? तो इससे पृथ्वी के इस उपग्रह यानी कि चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी मिलेगी और उसके बीते हुए दिनों की भी नई जानकारियां इससे मिल सकेंगी। ठीक है ना? हाँ, ये जो आपका अभियान है इसको कब से शुरू किया गया था, यानी कि जो ये यान है इसको कब छोड़ा गया था? तो 24 नवंबर को छोड़ा गया था। ठीक है ना? कब? 24 नवंबर को छोड़ा गया था और अब यह सफलतापूर्वक पृथ्वी पर अपना मिशन पूरा करके लौट आया है। अगर बात यहीं पर एक थोड़ा सा निकलता है एक पॉइंट आपका, क्या कि पृथ्वी से चंद्रमा की आखिरकार दूरी कितनी है? तो दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिए कौन से ऐसे उपग्रह हैं जिनके कोई कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है।
फिर से सुन लीजिए कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर से करिए। कोई शिकायत है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कि अब कल के क्वेश्चन का जवाब ले लेते हैं। मैंने आपसे पूछा था हाल ही में घोषित महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो महिला विश्व कप 2022 का आयोजन आपका भारत में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, सॉरी, न्यूजीलैंड में किया जाएगा। भारत में आपका हॉकी का आयोजन किया जाना है, पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाना है, लेकिन जो महिला विश्व कप क्रिकेट है इसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए आप कल का आज का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न, हाल ही में भारत पाकिस्तान युद्ध की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। आपने वीडियो अगर ध्यान से देखा है तो आपको आंसर जरूर से अब पता चल गया होगा। मैंने वीडियो के दौरान इसको डिस्कस किया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है आप वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से बताएं। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारी वेबसाइट है, इन सभी के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई डाउट है क्वेश्चन को वीडियो को लेकर के या फिर किसी और तैयारी को लेकर के, तो आप कमेंट करके बिना किसी एजुकेशन के हमें बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।